सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है ये जो आधुनिक भारत की हमारी जो सीरीज है उसी का एक विस्तारित स्वरूप है। हमने मॉडर्न इंडिया में देखिए आधुनिक भारत में 1857 के विद्रोह तक यहाँ पर स्ट्रीम की और समझा कि कैसे भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई और फिर 1857 के विद्रोह तक के घटनाक्रमों को अध्ययन किया। वहां से हमें ये समझ में आया कि 1857 के विद्रोह के पहले तक अंग्रेज ब्रिटिश भारतीय सेना में शूद्रों को जगह देते थे, अछूतों को जगह देते थे, उनकी भर्ती करते थे। उसके बाद क्रमिक तरीके से 1857 के विद्रोह के बाद क्रमिक तरीके से शूद्रों की भर्तियां कम कर दी गई और धीरे धीरे बंद कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अवसरों को छोड़कर जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत थी, उन्होंने फिर से शूद्रों की भर्ती की, अछूतों की भर्ती की और बाद में फिर वही वही उनका रवैया जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद देश के राजे रजवाड़ों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का जो नीति अपनाई और समाज के सवर्ण वर्ग जो है उसे ज्यादा सेनाओं में नौकरी देने की रणनीति अपनाई, उसी पर वो चलते रहे। ठीक, यहां तक हमने इस घटनाक्रम को देखा। फिर इसी पर हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया और जब ये अंग्रेजों ने जो विशेषकर महार रेजिमेंट को भंग कर दिया तो डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि भीमा कोरेगांव को 1 जनवरी को एक विशेष बहुजनों के सैन्य शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए कोरेगांव की यात्रा करते हैं और उसे एक बहुजनों के शौर्य और महानता की गाथा के रूप में प्रचारित करते हैं, उसे स्थापित करते हैं और अंग्रेजों को बताते हैं कि बहुजनों ने, विशेषकर शूद्रों ने भारत में अंग्रेजी राज्य की जो सेनाओं में काफी सेवा की है, सवर्णों के समान वो भी काफी समय तक रहे हैं और अंग्रेजी राज्य की स्थापना में शूद्रों का एक बड़ा योगदान है। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं कि कोरेगांव की जो पूरी लड़ाई थी वो फिर से चर्चाओं में आ जाती है। उससे पहले तक लोग इस लड़ाई को भुला चुके थे, कोरेगांव की लड़ाई जिसे आज आप भीमा कोरेगांव की लड़ाई के नाम से जानते हैं, इसे भुला चुके थे और महारों की इस महान गाथा को, योगदान को वहां पर एक क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने जो वहां पे कोरेगांव विजय स्तंभ लगवाया था उसके अतिरिक्त उसका महत्व नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से उसका महत्व स्थापित किया कि अंग्रेजों पर शूद्रों को सेनाओं में लेने पर दबाव बना सकें, गौरवपूर्ण इतिहास को दर्शाकर। ठीक है, तो ये घटनाक्रम हमें वहां पे दिखाई देता है और ये स्थिति हमें वहां पर दिखाई देती है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर प्रयास करते रहे कि किसी तरह से अंग्रेज सेनाओं में शूद्रों को लेते रहें और फिर दबाव में आकर हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के दबाव में आकर फिर से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय महार रेजिमेंट को बहाली की गई थी, चमार रेजिमेंट को भी स्थापित किया गया था। ये सारी प्रक्रिया भी हम देखते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जब वो श्रम लेबर मिनिस्ट्री में वाइसरॉय की गवर्नर जनरल की परिषद में श्रम मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो उन्होंने काफी सारे लोगों को सरकारी नौकरियों में और श्रम मंत्रालय के तहत तमाम योजनाएं चलाकर शूद्रों को सेनाओं तक में जाने में काफी मदद भी की। इतने घटनाक्रम हम वहां से गुजर कर आए हुए थे और ये सब मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, आधुनिक भारत का पार्ट है। इसी घटनाक्रम में जब भीमा कोरेगांव या कोरेगांव के जो युद्ध की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, ठीक, तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो तीसरे एंग्लो मराठा वॉर का हिस्सा थी भीमा कोरेगांव की लड़ाई और महारों ने इसमें बड़ी क्या बोलते हैं शौर्यता के साथ इस लड़ाई को लड़ा और ये दिखाया कि शूद्र भी किसी प्रकार से कम नहीं है और ये सवर्णों का जो मिथक है जिसमें ये कहा जाता है कि सवर्णों की खास जाति वर्ग के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग लड़ने में बड़े योग्य होते हैं, इस मिथक को कोरेगांव की लड़ाई से तोड़ दिया गया था। ये लड़ाई शूद्रों के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक, तो दर्शकों, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना को, इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण घटना को
देश के 85% लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले, शूद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले महारों के इस महान प्रयास को इतिहास में भुला दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उसे पुनः स्थापित किया, ठीक है। हालांकि उनके उद्देश्य अंग्रेजों पर दबाव डालने के थे ताकि फिर से महार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, शूद्रों को फिर से सेनाओं में लेना अंग्रेज शुरू करने। तो अंग्रेज डॉक्टर अंबेडकर ने एक निश्चित प्रक्रिया के तहत या निश्चित उद्देश्य के तहत कोरेगांव, भीमा कोरेगांव जिसे कहते हैं, कोरेगांव की घटना को फिर से, शौर्य दिवस को फिर से क्या बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में स्थापित किया हुआ था। ठीक, ये घटनाक्रम है। अब दर्शकों देखिए, यहाँ पे इतिहास लिखने वालों का ये जो दोहरा चरित्र है, हम उस पर प्रकाश डालने वाले हैं कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है जहां मुट्ठी भर शूद्रों ने, महारों ने मिलकर जो बड़ी ताकतवर प्रशिक्षित सेना थी, क्या बोलते हैं, पेशवाओं की, ब्राह्मण पेशवाओं की, उसे हराया था। किस तरह हराया, ये तो हम कई बार शौर्य दिवस पर ये कहानी न्यूटन जी कई बार सुना भी चुके हैं। ठीक, हराया हुआ था। तो इतिहास में एक बड़ी घटनाक्रम था। इतिहास में इस महान विजय को उसी महानता के साथ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए था, पर हम ये देखते हैं कि जो परंपरागत इतिहास है, वहां इस घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोरेगांव की लड़ाई के बारे में कुछ शूद्रों को, अम्बेडकराइट लोगों को छोड़कर बाकी कोई इस पे बात नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत इसी प्रकार की एक और लड़ाई सारागढ़ी में लड़ी गई। कोरेगांव की लड़ाई के बाद की ये लड़ाई है, जहां पर कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों की सेना करने वाले सिखों ने अफगान, पठान, मुसलमानों से एक किले की रक्षा की, अंग्रेजों के एक किले की क्षेत्र की रक्षा की। इसी प्रकार का घटनाक्रम वहां भी दिखाई देता है कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए सिखों ने इस महान विजय को या सारागढ़ी की विजय को अंजाम दिया, ठीक, रोके रखा। तो हम ये देखते हैं कि इतिहास ऐसा दोहरे चरित्रों के साथ लिखा जाता है कि सारागढ़ी की घटना को जो कि अंग्रेजों की तरफ से नौकरी करते हुए सिखों ने अंजाम दिया मुसलमानों के विरुद्ध, आज विजय अभियान के रूप में, प्रतीक के रूप में समाज में स्थापित कर दिया गया है। इस पर फिल्में बन रही हैं, इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया छाती चौड़ी करता रहता है, इस पर निरंतर बातें होती हैं, सीरियल्स बनते हैं, डिस्कवरी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। सारागढ़ी की घटना को इतना महिमा मंडन करके बताया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। इतिहास में, किताबों में से महान विजय के रूप में बार बार दर्शाया जाता। लेकिन इसी प्रकृति की, सेम इसी तरह की घटना कोरेगांव में घटी थी, भीमा कोरेगांव में घटी थी, क्योंकि उस घटना को, उस महान युद्ध को, उस महान लड़ाई को महारों ने प्रमुखता से लड़ा था, शूद्रों ने लड़ा था और ब्राह्मणों के विरुद्ध विजय हासिल की थी। इस लड़ाई को कभी भी इतिहास में ना तो प्रमुखता से जगह दी गई, ना इसे महान विजय के रूप में पढ़ाया गया ताकि शूद्र भी गौरव ले सके कि उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणों की विजय हासिल की, और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना डिस्कवरी पर और ना फिल्म इंडस्ट्री में इस पर कभी कोई फिल्म बनी। अभी सुना एक फिल्म बन रही है, लेकिन वो बनी रही है कई सालों से, ठीक, बनी रही। छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री, छोटे मोटे यूट्यूबर्स, छोटे मोटे कुछ मंचों पे भीमा कोरेगांव का मंचन भले ही हुआ हो, पर उतनी महानता से, उतनी सजगता से, जितनी सजगता सारागढ़ी के लड़ाई के संदर्भ में सवर्णवादी मीडिया दिखाता है, हमें कोरेगांव के संदर्भ में वो उत्सुकता, वो इच्छा नहीं दिखाई देती, ठीक, हमें नहीं दिखाई देती कि उनकी इच्छा इस लड़ाई को भी उसी समानता के साथ दिखाने की। तो आज की जो स्ट्रीम है इतिहास के इस दोहरे मानदंड को दर्शाती है कि कैसा इस देश का जातिवादी मानसिकता का मीडिया भी है, इतिहासकार भी हैं, लेखक, चिंतक, विचारक भी हैं, जो एक घटना को, सारागढ़ी की घटना को मुसलमानों के विरुद्ध महान विजय के रूप में दर्शाते हैं। हालांकि अंग्रेजों की नौकरी करते हुए घटना अंजाम दी गई। और उसी प्रकार की दूसरी घटना जहां कोरेगांव में ब्राह्मणों को क्या ब्राह्मणवादी क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं वर्चस्व को हराया शूद्रों ने, महारों ने, उस घटना का ना तो जिक्र है, ना महिमा मंडन है, ना बातचीत है। इनफैक्ट कोशिश भी नहीं की जाती कि कभी इस देश के लोगों को पता चले
कि कैसे पेशवाओं का, ब्राह्मणवादी पेशवाओं का शासन घोर अत्याचार और कष्टों से भरा हुआ था और शूद्रों ने कैसे एक बार ही सही प्रयास किया इस अत्याचारी शासन को हटाने का। हालांकि उसके बाद जातिवाद खत्म नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। और कोरेगांव की लड़ाई के बाद कोई जातिगत व्यवस्था खत्म हो गई हो महाराष्ट्र में पेशवाओं के दौर में, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन प्रयास था, महान प्रयास था। ठीक। तो इस घटनाक्रम को इस आईने से कभी दर्शाया नहीं जाता और हम ये देखते हैं कि भारत में ये जो दोहरा मापदंड है कि एक लड़ाई को, सारागली की लड़ाई को, चूंकि वो मुसलमानों के विरुद्ध है, उसे महान विजय के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। बार बार इस लड़ाई पर फिल्में बनती हैं, सीरियल बनते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और बार बार समाज को बताया जाता है देखो मुसलमानों को हराया, मुसलमानों को हराया। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोरेगांव की लड़ाई में जहां ब्राह्मणवादी पेशवाओं को हराया, तो कभी भी इस लड़ाई को जातिगत वर्चस्व के विरुद्ध की गई लड़ाई और जीती गई लड़ाई के रूप में नहीं दिखाया जाता। कभी इस सवर्णवादी मीडिया को, इस समाज को इस बात की चिंता नहीं है कि शूद्रों की भी विजय, इस महान विजय को वो कभी समाज में एक प्रतीक के रूप में स्थापित करें। वो बताएं कि शूद्रों ने किस तरह ब्राह्मण वर्चस्ववादी, जातिवादी मानसिकता के लोगों को, पेशवाओं को बिल्कुल अपनी बहुत कम संख्या के बावजूद भी बुरी तरह हराया। ये कोशिश नहीं की गई। तो हम ये कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो जातिवादी मानसिकता है आज भी समाज में वैसी की वैसी है, इनफैक्ट और बढ़ रहा है। ठीक, और बढ़ रहा है। जातिवाद आज और अधिक बढ़ गया है। मैं इस पे स्ट्रीम करूंगा, ये बात किसने कही, मैं उस व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा कि पूर्व के मुकाबले जातिवाद के स्वरूप बदल गए हैं। चलिए ठीक है, ये तो मान लिया कि आज ऐसा नहीं होता कि आप शूद्र हो तो सड़क पर कोई आपको जूता मार देगा, आपके पीछे झाड़ू टांग देगा। चलिए वो संविधान की वजह से अब वैसा नहीं हो पाता, लेकिन जातिवाद आज और महीन है। जातिवाद आज और ज्यादा संगठित रूप में है। आज जातिवाद और अधिक मजबूती से समाज में स्थापित हो चुका। ठीक है। और जातिवाद के विरुद्ध किए गए शूद्रों के संघर्षों की गाथाओं की सुध नहीं ली जाती, उन पर चर्चा नहीं की जाती, उन पे बात भी नहीं की जाती। ठीक। तो हम यहाँ पर इस समाज के दोहरे मानदंडों को उजागर करने के लिए घटनाक्रम लेकर आए हैं। उद्देश्य है कि अक्सर कोरेगांव की लड़ाई में महारों ने, शूद्रों ने जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ी थी, उस लड़ाई को लेकर अक्सर सवर्णवादी लोग शूद्रों को गद्दार कहते हैं, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला कहते हैं और ब्राह्मणवादी पेशवाओं को महान दिखाते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारागढ़ी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए सिखों ने जो पख्तून पठानों को हराया, उसे वो महान विजय के रूप में दर्शाते हैं। तब भूल जाते हैं कि वो भी अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ रहे थे, अंग्रेजी राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे, ना कि किसी हिंदू राज्य को और ना ही किसी भारत को बचाने के लिए। वो अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए ही लड़ रहे थे, ये भूल जाते हैं। ठीक। तो दो घटनाएं, दो महान लड़ाई, इन दोनों को लेकर समाज की स्वीकार्यता के दोहरे मानदंड, इन पर आज हम चर्चा करेंगे और दो बड़े लेखकों के आर्टिकल से इस मुद्दे को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और मुद्दा ये भी ध्यान रखिए कि दोनों में इस मुद्दे को लेके विरोधाभास भी है। मैं सिर्फ तारीफें नहीं करने वाला, आज मैं एक ऐसे बहुजन लेखक के आर्टिकल को भी आपके सामने रखूंगा जो कोरेगांव की लड़ाई के संदर्भ में थोड़े से प्रैग्मेटिक व्यूज रखते हैं और वो उनके इस व्यूज पर उनकी आलोचना भी हुई। मैं आपको उनके पक्ष भी बताऊंगा वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। तो दोनों चीजों को हम यहाँ पे रखेंगे, तो थोड़ा धैर्य बनाइएगा, सब्र से सुनिएगा। कुछ मामले गंभीर हैं। ठीक। और एक ऐसे लेखक, ऐसे बहुजन समाज सुधारक, चिंतक, विचारक, लेखक, इस दौर के 10 बड़े बहुजन लेखकों में अगर समाज सुधारकों में हम गिने तो हम उनकी बात करेंगे आज। संभवतः हमारे चैनलों पे कभी भी उनके संदर्भ में ना चर्चाएं की गई, बात की गई, ना उनके आर्टिकल अभी तक पढ़े गए, जबकि वो इस दौर के टॉप 10 बहुजन लेखकों में से एक होंगे। ठीक। तो उनका भी एक आर्टिकल लाऊंगा क्योंकि वो थोड़े से प्रैग्मेटिक हैं, थोड़ी सी परंपरागत बातें नहीं करते, झूठी महानता और झूठे तत्वों में विश्वास नहीं रखते और वो बहुजनों के वास्तविक कल्याण की ओर ध्यान देने की बातें कहते हैं, तो कई बार उनकी आलोचना भी कर दी जाती। ठीक। तो मैं उन्हें भी लेकर आऊंगा और उनके भी आर्टिकल्स को आपके सामने रखूंगा ताकि आपके पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हों
एक ही लकीर पर मत चलिए, ठीक है। सभी प्रकार के विचारों को टटोलिए और उसमें से श्रेष्ठतम विचार को चुनिए, ठीक है। हम लोग तार्किक हैं, हम रैशनल हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सुनते हैं और उसमें से बेटर जो विचार है, जो लाभकारी है आज की स्थितियों में, उसे अपनाते हैं ताकि समाज के लिए बेहतर और कल्याण की स्थितियां बन सकें, ठीक। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूरा मामला है इसे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं किस तरह से। ज्यादातर लोगों को पता है, फिर भी जिन लोगों को इन दोनों लड़ाइयों के बारे में नहीं पता, एक छोटा सा सिनॉप्सिस देता हूं, उसके बाद हम मूल आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। वहां पर इन दोनों लड़ाइयों के बारे में क्या कहा जा रहा है और दो बहुजन लेखक किस तरह से थोड़े से अलग विचार इन दोनों लड़ाइयों को लेकर, भीमा कोरेगांव को लेकर रखते हैं, पर किस संदर्भ में रखते हैं इसे भी बताने और जानने की जरूरत है। तो चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और बने रहिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहां से मिलने वाली हैं, ठीक है। और वो आज के समाज की, जो वर्तमान समाज है, उसकी दोहरे मानदंड को दर्शाती हुई भी रहने वाली है। किस तरह से समाज दो मुंहे चेहरे रखता है, दोगला चरित्र रखता है, दो एक सी घटनाओं पर उसके दोहरे व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इस घटनाक्रम को हम थोड़ा गहराई से और बहुजन लेखकों की दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, चलिए तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी आपके साथ और ये देखिए कुछ ही मिनट में देखिए अपलोड होगी। फिर इसके माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है। चलिए तो थोड़ा सा सिनॉप्सिस मैं आपको दे देता हूं, थोड़ी सी जानकारियां दे देता हूं। अगर आप में से कुछ लोग इन लड़ाइयों के बारे में नहीं जानते, भीमा कोरेगांव के बारे में तो जानते होंगे, सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में नहीं जानते, जिसका भयानक महिमा मंडन मीडिया ने किया हुआ है और बड़ी अतिशोक्तियों के साथ इसे मुसलमानों पर हुई विजय के रूप में दिखाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सारागढ़ी की लड़ाई क्या है, थोड़ा सा अपन इसे देखते हैं कि देखिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या मामला है देखिए, सारागढ़ी की लड़ाई ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच तिहरा अभियान से पहले लड़ी गई थी, आखिरी लड़ाई थी, ठीक है। तो अफगान आदिवासी थे, ब्रिटिश राज थे, इनके बीच में ये लड़ी गई थी। 12 सितंबर 1897 को अनुमानित 12,000 से 24,000, ठीक है, ओरकजई और आफरीदी आदिवासियों को गोगरा के पास समान सूप की ओर सारागढ़ी के आसपास देखा गया, जो कि फोर्ट लॉकहार्ट से फोर्ट गुलिस्तान को काट रहे थे। अफगानों ने सारागढ़ी की चौकी पर हमला किया, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, किले को घेर लिया गया, ठीक है। वे उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। हवलदार इशार सिंह के नेतृत्व में किले के 21 सैनिक, जिनमें सभी सिख थे, ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अंतिम मोर्चे पर उनका सफाया कर दिया गया। 2 दिन बाद एक अन्य ब्रिटिश भारतीय दल इस पोस्ट को पुनः कब्जे पर कर लेता है, ठीक है। देखिए ये सारागढ़ी की लड़ाई को लेके पेंटिंग है। चारों तरफ से इस फोर्ट को घेर लिया गया है और अंदर जो 21 सिख हैं वो प्रतिरोध दर्शाते हैं लंबे समय तक, और हजारों की संख्या में पठान वगैरह हैं उनसे लड़ते हैं और अंत में इस विजय, अंग्रेजों के लिए इस किले और विजय को बचा लेते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, युद्ध में शामिल 21 सैनिकों को मरण उपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो उस समय भारतीय सेना में मिलने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की 4th बटालियन को हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में इस लड़ाई को याद किया जाता है। याद रखिए, पूरी सिख बटालियन है, इसे 12 सितंबर को याद रखती है और बाकायदा इसके लिए छुट्टी भी आयोजित करवाई जाती है। मतलब इस लड़ाई को समाज में इतनी मजबूती से स्थापित करने के प्रयास है, ठीक, इसे ध्यान रखिए। और बाकायदा इसके लिए छुट्टी वगैरह आयोजित की जाती है। आगे देखिए, अब हम कोरेगांव की लड़ाई की तरफ जाते हैं। इस लड़ाई के बारे में तो आपने सुना है, मैं छोटा सा आपको सिनॉप्सिस यहाँ पे दे देता हूं ताकि फिर हम अपने मूल मुद्दे की तरफ आगे बढ़े, ठीक।
कोरेगांव की लड़ाई देखिए तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध था, उसका हिस्सा थी। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध था जिसमें पेशवाओं के साथ कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना की लड़ाई होती है। असाई में होती है, कोरेगांव में होती है, और भी कई जगह दूसरी जगह होती है। उसी का एक हिस्सा था। ठीक, ये शौर्य दिवस है, अंग्रेजों का लगवाया हुआ था। भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ है। ठीक, कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा गुट के बीच कोरेगांव भीमा में लड़ी गई। ठीक है, ये पूरी बात है। पेशवा बाजीराव के पास देखिए 28,000 के करीब सैनिक थे, काफी मजबूत सेना थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये सब बातें हैं। और अंग्रेजों के पास सेना तो अंग्रेजों के पास भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं थी जब लड़ाई चल रही थी। ठीक है, पेशवा की सेना देख लीजिए। पेशवा की सेना में 20,000 घुड़सवार थे, 8,000 पैदल सैनिक थे, 2,000 लोग कार्रवाई में तैनात थे। इतनी बड़ा सब उसमें सेना थी। पेशवा की सेना में अरब सबसे ज्यादा थे। दर्शकों, इस चीज को ध्यान रखिए, अरबी लोग, मुसलमान। ठीक है, पेशवा शूद्रों के ऊपर अत्याचार करता था, उन्हें नीच बताता था, निम्न बताता था, उनके पीछे झाड़ू बांधता था, और उन्हें क्या बोलते हैं, अपना थूक अपने कटोरे में लेकर चलना पड़ता था। ये सब पेशवा करता था। लेकिन इसकी सेना में बड़ी संख्या में अरब थे, गोसाई थे और मराठा थे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए, अरबों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो लड़ने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं हमेशा से रहती, खुद लड़ने में सक्षम कभी नहीं थे। ठीक, तो ये देखिए, अधिकांश हमलावर अरब भाड़े के सैनिक और उनके वंशज थे पेशवा की सेना। ठीक, आगे देख लीजिए। तो ये लड़ाई है। उसके बाद जो कंपनी की सेना थी, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, देखिए इसमें देखिए शुरू से भेजी गई सेना में 834 लोग शामिल थे। इसमें 834 लोग ही शामिल थे, ये इसमें बताया गया। ठीक है, 500 सैनिक थे, और ये सब डिटेल यहाँ पे बताई गई है। ये सब चीजें इसमें जानकारी दी गई है। ज्यादातर देखिए कंपनी की सेना में महार थे, मराठा थे, राजपूत थे, मुसलमान और यहूदी थे। ज्यादातर महारों की संख्या थी इसमें। ठीक, ये बात बताई गई। हताहतों की संख्या देख लीजिए, कंपनी की ओर से 834 सैनिकों में से 275 लोग मारे गए थे इसमें, और फिर पेशवाओं की तरफ से भी लोग इसमें मारे गए थे। ठीक, महारों की भी इसमें शहादत हुई। 22 महारों ने इसमें शहादत दी थी, यानी 22 महार भी लोग मारे गए थे। 16 मराठा मारे गए थे, 8 राजपूत थे, 2 मुस्लिम थे, 1-2 यहूदी थे। तो ये शहादत भी हुई इसमें। 22 महारों की शहादत की याद में फिर आगे चल के वहां शौर्य दिवस का वो स्तंभ भी अंग्रेज लगवाते हैं महार रेजिमेंट के उस। ठीक, ये देखिए, अब आगे देख लीजिए। कोरेगांव की लड़ाई ने उस बहादुरी के पुरस्कार के रूप में बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट को दूसरी बटालियन ग्रेनेडियर बना दिया गया। उसी रेजिमेंट के बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की पहली ग्रेनेडियर रेजिमेंट के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पूना में ब्रिटिश रेजिमेंट को दी गई आधिकारिक रिपोर्ट में सैनिकों की वीरतापूर्ण धैर्य, स्थायी धैर्य, अनुशासन, निडरता और उनके कार्यों को समर्पित साहस, सराहना, निरंतरता की गई। इसे थोड़ा ध्यान रखिए। आगे थोड़ी सी और एक महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। कैप्टन स्टालिन को भारत के गवर्नर जनरल का मानद सहयोगी नियुक्त किया गया। दर्शकों, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महारों ने जिस शूर वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, और भी लोग थे, महार उसमें ज्यादा संख्या में थे। ठीक, अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी युद्ध, लड़ाई और विजय के रूप में बताते हैं, मानते हैं, अंग्रेजी लेखक ही मानते हैं। ठीक, ये अंग्रेजों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज स्वयं अपनी सबसे बेहतरीन युद्ध, विजय और लड़ाई के रूप में भीमा कोरेगांव की लड़ाई को देखते हैं। ठीक, मैं नहीं कहता, ये अंग्रेजी कह रहे हैं। देखिए कौन कह रहा है, थोड़ा बता देता हूं। और इस लड़ाई के बाद कैप्टन स्टंटन थे, इन्हें गवर्नर जनरल का मानद सहयोगी नियुक्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल इनसे इतने खुश हुए थे इस लड़ाई में, विजय से अंग्रेजों को इतने फायदे होने वाले थे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, जनरल थॉमस हिस्लोप ने इस लड़ाई को सेना के इतिहास में अब तक दर्ज सबसे वीरतापूर्ण शानदार उपलब्धियों में से एक कहा है। ये अंग्रेजों के ही लेख हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भीमा कोरेगांव की लड़ाई की महानता के बारे में ये जो जनरल थॉमस हिस्लोप हैं, ये अपनी मेमोर्स में ये दर्ज करते हैं
कि सैन्य इतिहास के, अंग्रेजी सैन्य इतिहास के अब तक के दर्ज सबसे वीरतापूर्ण और शानदार उपलब्धियों में से एक है। तो आप अंदाज लगाइए कि ये जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई है, इसे अंग्रेज स्वयं अपने, सोचिए ब्रिटिश साम्राज्य कितना बड़ा है, कहते हैं 100 से ज्यादा देशों में ये फैला हुआ था, सूरज कभी डूबता नहीं था, और अंग्रेज अपने सैन्य इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण और शानदार लड़ाई में से एक बता रहे हैं भीमा कोरेगांव की लड़ाई। ठीक। और मजेदार बात है कि इतिहास में इस लड़ाई को कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता, बच्चों को बताया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में शूद्रों ने शहादतें दी। शूद्रों की महान विजय जातिवादी ब्राह्मणों के ऊपर या पेशवाओं के ऊपर ये की गई थी। मुसलमानों के ऊपर होती तो मैं लिख के दे रहा हूं कि ये लड़ाई बढ़ चढ़कर बताई जाती अगर कहीं ये मुसलमानों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी गई होती। चूंकि ब्राह्मणों को राज्य को हटाया गया, जातिवादी पेशवाओं को हटाया गया, उनके विरुद्ध शूद्रों ने महानता का परिचय दिया, इसलिए इतनी बड़ी उपलब्धि कि अंग्रेज इसे अपने सैन्य इतिहास का सबसे वीरतापूर्ण और शानदार उपलब्धि भी बता रहे हैं, उसे इतिहासकारों ने महत्व ही नहीं दिया, ना कभी बताया जाता, ना कभी किताबों में पढ़ाया जाता है, ना कभी इस पे फिल्में बनती हैं, ना कभी उल्लेख होता। अगर बाबा साहब इस महान उपलब्धि को पुनः जीवित ना करते तो सवर्णवादी इतिहासकार, लेखक, सरकारें तो इसे भुला चुकी होती और शूद्रों को कभी उनकी महानता का इतिहास पता ही नहीं चलता कि अंग्रेजी राज्य के सबसे वीरतापूर्ण और शानदार इतिहास के युद्ध को शूद्रों ने जीता और लड़ा था। ठीक, ये कभी नहीं बताया जाता। हालांकि अंग्रेजों के पास ब्राह्मण रेजिमेंट भी थी, ये भी ध्यान रखिए, तो भी उनकी सबसे शूर वीरतापूर्ण और शानदार उपलब्धि महार शूद्रों के जरिए आई हुई थी। ठीक, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये थॉमस हिल्सॉप ही लिख रहे हैं, जनरल थॉमस हिल्सॉप अंग्रेजी सेना से हैं और वही लिख रहे हैं, इसलिए अपन ये भी नहीं कहते कि अपने किसी व्यक्ति ने कहा, अंग्रेज स्वयं ही उस दौर में इस विजय को इतनी बड़ी विजय के रूप में दर्शा रहे। ठीक है, आगे देखिए। एमएस नरवाने के अनुसार भारी मराठा सेना के खिलाफ कंपनी की सेना की एक छोटी संख्या द्वारा की गई यह वीरतापूर्ण रक्षा कंपनी की सेना के इतिहास में वीरता और धैर्य का सबसे शानदार उदाहरणों में से एक मानी जाती। ठीक, वापस फिर देखिए एमएस नरवाने फिर इसी बात को, हिल्सॉप की बात को फिर से दोहराते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जनरल स्मिथ ने इस लड़ाई को अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा है, जनरल स्मिथ भी लिखते हैं इस लड़ाई के बारे में, लिखा है कि कोरेगांव की लड़ाई किसी भी सेना के द्वारा हासिल की गई सबसे शानदार घटनाओं में से एक थी, जिसमें यूरोपीय और मूल सैनिकों ने भूख और प्यास के दबाव में सबसे महान शक्ति और सबसे रोमांटिक बहादुरी का प्रदर्शन किया। ये बात भी जनरल स्मिथ भी लिखते हैं। तो दर्शकों, ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही सेना नायक लिख रहा है, जनरल स्मिथ लिख रहे हैं, हिल्सॉप लिख रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं कि देखिए ये अंग्रेजी इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण लड़ाइयों में से एक लड़ी गई, जो भूखे प्यासे रहकर लड़ी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान महारों का रहा। बड़ी संख्या में महार थे, शूद्र थे, उन्होंने इसमें योगदान दिया। ठीक, तो ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई का स्तर है। ठीक है, संभवतः आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि अंग्रेज स्वयं अपने सैन्य इतिहास में सबसे शानदार विजय और वीरतापूर्ण लड़ाई के रूप में भीमा कोरेगांव की लड़ाई को देखते हैं, दर्ज करते हैं। अंग्रेजी सेना नायक जनरलों के आर्टिकल्स, उल्लेख उनकी किताब और उनके मेमोर्स में, जीवनियों में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूं दर्शकों कि आप इस चीज को समझिए कि ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई की महानता का स्तर है जो अंग्रेज लिख रहे हैं, लेकिन मीडिया भीमा कोरेगांव की जगह एक दूसरी ही लड़ाई को महान लड़ाई दिखा सकता है। चलिए, नो डाउट सिखों के 21 सिखों ने एक किले को बचाया, वो सब मैंने माना, वो अच्छी चीज है। ठीक, वो भी महान लड़ाई है, सारागढ़ी की लड़ाई भी चलिए महान लड़ाई है, लेकिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई को महान बोलने में आपकी जीभ क्यों जलती है, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आप इतिहास में जब सारागढ़ी की लड़ाई को पढ़ा सकते हो बच्चों को, तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई को क्यों नहीं पढ़ा सकते? जब आप सारागढ़ी की लड़ाई पर क्या बोलते हैं, जो कि सारागढ़ी की पूरी लड़ाई में एक चीज अच्छे से ध्यान रखिए, ये 21 सैनिक किले में थे,
इनके पास आधुनिक गोला बारूद, मशीन गन वगैरह हथियार थे उस समय, जो भी मॉडर्न थे, और सामने से पठान थे जिन पे तीर भाले छोटे मोटे हथियार थे। ठीक, तो मशीनों के मामले में ये 21 सैनिक ज्यादा बेहतर स्थिति में थे, इसलिए वो 2 दिनों तक इस किले को बचा पाए। ठीक है, अपर हैंड था सारागढ़ी की लड़ाई। ठीक, फिर भी चलिए मैं उसे महान विजय ही मानता हूं। लेकिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई, जो कि नेक टू नेक सामने जमीन पर लड़ी गई, शूद्रों ने भूखे प्यासे रहकर इस लड़ाई को लड़ा, और अंग्रेजी सेना नायक स्वयं इसे अंग्रेजी राज्य की सबसे महान विजय के रूप में दर्शाते हैं, और एक नहीं, दो दो तीन तीन दर्शाते हैं। तो इतिहास में 2 लड़ाइयों को लेकर दोहरे मानदंड क्यों हैं? एक लड़ाई जो चलिए महान है, बिल्कुल महान है, उसे आप इतना महिमा मंडन करते हैं, उस पर फिल्में बनाते हैं, उस पर सीरियल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और अभी भी चलता ही रहता है। दूसरी लड़ाई भी उतनी महान थी, कोरेगांव की लड़ाई। इस पर फिल्में क्यों नहीं बनी, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज क्यों नहीं बनी, और इस पर महिमा मंडन इतिहास की किताबों में इतिहासकारों ने क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन है, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुजन लेखकों का क्वेश्चन है। जो बहुजन लेखकों के आर्टिकल को आगे में लाने वाला, उन्हीं का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, उनका क्वेश्चन। वो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे दोहरे चरित्र क्यों हैं? एक लड़ाई महान है तो दूसरी लड़ाई महान क्यों नहीं? एक लड़ाई से ज्यादा दूसरी लड़ाई महान है, अंग्रेज ऐसा स्वयं अपनी किताबों में लिख रहे हैं, अपने आर्टिकल्स में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर आप इसके बारे में फिल्में क्यों नहीं बनाते? आप इसके बारे में जानकारियां क्यों नहीं देते? आप इसके बारे में क्या बड़े उल्लेख क्यों नहीं करते? आप इसके बारे में, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पर बैठे लोग इस युद्ध और कहानी का उल्लेख क्यों नहीं करते? क्या बोलते हैं, वो जो सारागढ़ी की लड़ाई है उसका उल्लेख कर सकते हो, तो इस लड़ाई के बारे में बात करने में तकलीफ क्या है? सिर्फ तकलीफ ये है क्योंकि ये लड़ाई जातिवादी चेहरे को उजागर कर देती है। जातिवाद किस स्तर पे था और शूद्रों ने उस जातिवाद से कैसे कैसे लड़ाइयां लड़ी हैं, इसे बता देती है। ये लड़ाई जो पेशवाओं का, ब्राह्मणवादी पेशवाओं का मिथक है महानता का, उसे खोल कर रख देती है, उनके बुरे चरित्रों को बता देती है, इसलिए आप इस पे बात नहीं करना चाहते। और जबकि सारागढ़ी की लड़ाई मुसलमानों के विरुद्ध विजय है, और अंत में केवल मुसलमानों से घृणा आपको समाज में बोनी है, इसलिए उस लड़ाई का बढ़ चढ़कर महिमा मंडन करके मुस्लिम के प्रति समाज में घृणा, अपमान और तिरस्कार बोना चाहते, ठीक, ताकि जातिवादी चेहरा आपका दिखाई ना दे, छुपा रहे, यही स्थिति। ठीक, तो वो सारे शूद्र जो सारागढ़ी की लड़ाई को लेकर बनी हुई फिल्मों को देखकर आए, उनके महिमा मंडन को देखकर आए, और अक्षय कुमार और तमाम सारे लोगों ने फिर इस पे सीरियल भी बने, डॉक्यूमेंट्री बनी, वो उसमें वीरता ले रहे हैं। वो अपने आप से प्रश्न करें कि जब शूद्रों की वीरता की लड़ाई, कोरेगांव की लड़ाई पर फिल्में क्यों नहीं बनी, क्यों चर्चाएं नहीं हुई, क्यों बातें नहीं हुई, और क्यों प्रमुखता से अंग्रेजी इतिहास का सबसे बड़ा जो अपनी विजय के रूप में, अपनी सबसे महान विजय के रूप में जो अंग्रेजी सेना नायक जनरल यहाँ पे बता रहे हैं, जनरल स्मिथ जैसे लोग, इतनी बड़ी विजय को भी इसी लोगों के सामने इतिहासकारों ने क्यों नहीं लाया? उल्टे आरोप लगा दिए शूद्रों पर कि शूद्र अंग्रेजों के साथ मिल गए, महार अंग्रेजों के साथ मिल गए, और हिंदूवादी ब्राह्मणों के विरुद्ध उन्होंने क्या बोलते हैं, अंग्रेजी राज्य स्थापित करवा दिया। ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाते हैं? फिर ये आरोप सारागढ़ी की लड़ाई पे क्यों नहीं लगवाते भाई? ये वहां पे भी लगाए ना, सारागढ़ी की लड़ाई पे भी यही आरोप लगाए कि ये जो 21 सिख थे, ये भी तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए ही पख्तून पठानों से लड़ रहे थे, और इन्होंने लड़ के हरा के अंग्रेजी राज्य स्थापित किया। नहीं तो वो उच्च जाति के हैं, सवर्ण है, इसलिए उन पर यह आरोप नहीं लगाए जाते। ठीक, तो ये इतिहास के दोहरे मानदंड क्यों हैं? इन्हीं दोहरे मानदंडों को वर्तमान दौर में हम उजागर करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जातिवाद अतीत की बात नहीं है, जातिवाद वर्तमान समाज की समस्या है। जातिवाद आज भी उतना ही है जितना पहले था, बस उसके चरित्र और स्वरूप थोड़े बदल गए, क्योंकि संविधान लागू होने से कोई पहले की तरह जातिवाद नहीं कर सकता, लेकिन जातिवाद तो वही के वही है, उसने अपने स्वरूप, तरीके, चेहरा मोहरा बदल लिया है, और वो कहीं पर भी नहीं गया है। चलिए इस घटना को हम आगे देखते हैं, आगे क्या स्थिति है। आगे देखिए, शहीद स्मारक। अपने शहीद सैनिकों की याद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ
ठीक है, ऑब्लिकस बनवाया। स्तंभ के शिलालेख से पता चलता है कि कैप्टन स्टंट की सेना ने पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना गौरवपूर्ण विजय में से एक हासिल की है। कैप्टन स्टंट का ये देखिए वहां पे लिखा भी है कि पूर्व ब्रिटिश सेना की सबसे गौरवपूर्ण विजय में से एक हासिल की हुई है। स्तंभ के शिलालेख पर बाकायदा इस बात को दर्ज किया गया। ठीक, ये बात लिखा है। तो ये कितनी महान विजय है, आप खुद अंदाज लगाइए कि ब्रिटिशर्स इसे खुद अपनी सबसे बेहतरीन विजय के रूप में देखते। ठीक, महारों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये स्तंभ, ये भी देख लीजिए। ठीक, देखिए 28 दिसंबर 1927 को कोरेगांव विजय स्तंभ पर बी आर अम्बेडकर, उनके अनुयायी लोग, ठीक, डॉक्टर अम्बेडकर हैं देखिए इसमें, और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उनके अनुयायी हैं, और ये 1927 की घटना है। अगर आप देखिए तो ये तब की घटना है, जैसा मैंने बताया कि महार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया है, शूद्रों को सेना में लेने से रोक दिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर फिर जाकर यहां पर कोरेगांव में ये शुरुआत करवाते हैं, महारों की इस महान विजय की शुरुआत करवाते हैं, और अंग्रेजों को याद दिलाते हैं कि देखिए शूद्रों ने आपके राज्य की स्थापना में इतनी मदद की, अब आप ब्राह्मणों को नौकरी में क्यों लेते हो, राजपूतों को और बाकी लोगों को नौकरियों में लेते हो, लेकिन जब राज्य स्थापित करना था तब तो शूद्रों ने आपकी मदद की थी, महारों ने मदद की थी। ठीक, और दुसादों ने मदद की थी प्लासी की लड़ाई और तमाम सारी लड़ाइयों में, तब ये ब्राह्मण वगैरह उतनी मददगार नहीं थे। तो अब आपको क्या हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर दबाव बनाते हैं, और अंत में फिर बाद में कुछ समय के लिए सही महार रेजिमेंट फिर से पुनर्स्थापित हो जाती है, चमार रेजिमेंट भी बाद में फिर बनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास हैं, और ये सब एक विशेष उद्देश्य से डॉक्टर साहब कर रहे थे। ठीक, तो इसे थोड़ा समझिए कि डॉक्टर साहब के किसी भी काम को करने के पीछे बड़े गहरे उद्देश्य होते हैं। अगर आप नहीं समझते तो आप इतिहास का अध्ययन करिए, डॉक्टर साहब को पढ़िए, उन लेखकों को पढ़िए जिन्होंने डॉक्टर साहब के गहनतम कामों को अध्ययन किया है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ऐसा ही नहीं है कि डॉक्टर साहब कहीं भी पहुंच गए और बस किसी भी चीज पे बोलने लगे, वो ऐसे नहीं है, वो हर चीज के बड़े गहरे उद्देश्य लेके चलते हैं। भीमा कोरेगांव को विजय दिवस के रूप में मनाना, महारों की योगदान, शूद्रों की विजय के रूप में इसे दर्शाना, इन सब के पीछे डॉक्टर साहब के बड़े गहरे उद्देश्य थे, बड़े गहरे वो क्या बोलते हैं सुधार के उद्देश्यों के साथ वो काम कर रहे थे। ठीक, तो ये तब की घटना है। आगे देखिए। हाँ, कोरेगांव स्तंभ लेख में युद्ध में मारे गए 49 कंपनी के सैनिकों के नाम है। इनमें से 22 नाम प्रत्यय नेक, देखिए नैक से साथ समाप्त होते हैं, जिनका विशेष रूप से महार जाति के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि इसे अंग्रेजों ने अपनी शक्ति प्रतीक के रूप में बनवाया था, लेकिन आज ये महारों के स्मारक के रूप में कार्य करता है। ठीक, तत्कालीन जाति आधारित समाज में महारों को अछूत माना जाता था। पेशवा जो कि उच्च जाति के ब्राह्मण थे, अछूतों के साथ दुर्व्यवहार उत्पीड़न के लिए कुख्यात थे। इस वजह से आजादी के बाद दलितों ने कोरेगांव के ओब्लिस्का को उच्च जाति के उत्पीड़न पर अपनी जीत के प्रतीक के रूप में देखा। दलित नेता बी आर अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को स्थल पर दौरा किया। स्थल पर उन्होंने दौरे की स्मृति में अब उनके हजारों अनुयायी हर साल इसी दिन इस स्थल पर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये घटनाक्रम है। इसके बाद का भी घटनाक्रम आप जानते हैं कि इसी स्थान पर कई महार सभाएं आयोजित की जाती हैं, और 1 जनवरी 2018 को इस लड़ाई की स्मृति के दौरान दक्षिणपंथी हिंदू समूहों और दलित बौद्ध समूहों के बीच झड़प हुई, और इस कारण मुंबई और महाराष्ट्र में 2 दिनों तक हिंसा और विरोध प्रदर्शन चलते रहे। ये तो आपको पता ही है, भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई हुई उसमें तमाम सारे दलित कार्यकर्ता जितने भी थे, समाज सुधारक थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनमें से कई मर भी गए, और कई अभी भी जेल में हैं। झूठे एविडेंस उनके कंप्यूटरों में डाल दिए गए, और कुछ लोग बड़ी मुश्किल से जमानत वगैरह लेकर आए। उनमें से एक आनंद तेल तुमड़े हैं, डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से संबंधित हैं। उनकी पोती ब्याही हुई है उन्हें, उनके दामाद हैं उस परिवार के, अंबेडकर परिवार के। ठीक, ये तो हम आनंद तेल तुमड़े पर भी बात करेंगे, और उन्होंने जो कोरेगांव के संदर्भ में आर्टिकल लिखा था, थोड़ी चर्चा में उस पर भी करूंगा। ठीक, अच्छे से ध्यान रखिए। आनंद तेल तुमड़े वर्तमान दौर के 10 बेहतरीन लेखकों में गिने जाएंगे दलितों के लिए, अगर जिसमें बहुत बढ़िया जातिवाद के विरुद्ध जिन्होंने लिखा है, जो गहरी समझ रखते हैं,
प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, उनकी भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। हालांकि वो उनको लेके कुछ लोगों के विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ताकि आप उन्हें समझें वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इस पर कोई फिल्म वगैरह तो कुछ खास बनी नहीं है। 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कोरेगांव के ऊपर। उसके बाद 2018 के बाद देखिए एक फिल्म बन रही है, ये फिल्म बनी रही है, अर्जुन रामपाल वगैरह हैं, फिल्म बनी रही है। आप सोच के देखिए, मतलब सारागढ़ी की विजय के ऊपर कितनी फिल्में बन गई, कुछ कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पूरे गांव की ये युद्ध को लेकर कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि शूद्रों के पास पैसे नहीं है और सवर्ण इस विजय को अपने विरुद्ध विजय के रूप में देखा करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। ठीक, ये स्थिति है। महार रेजिमेंट की स्थापना, महार रेजिमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको फिर दे देता हूं कि देखिए 1920 में 71वीं पंजाबियों में महार रेजिमेंट का विलय कर दिया गया। अंततः 1921 में बटालियन को भंग कर दिया गया। ठीक, तो मैं इसी बात का उल्लेख कर रहा था। 21 में महार रेजिमेंट को भंग किया गया था। फिर 1900 हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर फिर बाकायदा इसे 1927 में शौर्य दिवस के रूप में मनाना शुरू करते हैं, और ताकि अंग्रेजों पर महारों की इस महान विजय के वगैरह के बारे में दबाव बनाया जा सके और फिर से इस महार रेजिमेंट को फिर से जीवित करवाना, उसे फिर से चालू करवाने में योगदान देते हैं। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय महार रेजिमेंट की फिर से स्थापना की जाती है। और ठीक, डॉक्टर अंबेडकर उस समय देखिए वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में हुआ करते थे। ठीक, तो ये सब इतिहास है, ये सब जानकारियां हैं। कुछ जानकारियां आप में कुछ पता भी है, पर मैंने उन जानकारियों को आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से रखा ताकि वो तारतम्य मिल जाए, आपको पता चल जाए कि क्यों घटनाक्रम क्यों घटी और क्यों विजय दिवस हम मना रहे हैं, उद्देश्य क्या थे, डॉक्टर साहब क्या आखिर करना चाहते थे। ठीक, ये डाक टिकट भी है। 1981 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था महार रेजिमेंट की विजय के रूप में। इतना ही है, इसके अलावा कुछ खास सरकारों ने इसके संदर्भ में नहीं किया। ठीक, ये अच्छे से समझिए। अब दर्शकों ये देखिए, ये केसरी फिल्म है, आपने भी देखी होगी। ठीक, और ये सारागढ़ी के जो लड़ाई है उसकी महानता को दर्शाती हुई फिल्म है। आप देखिए इस पे कितनी पॉपुलरिटी रही और कितना इसका महिमा मंडन हुआ, चली भी, खूब पैसे भी कमाए, ये आपने भी देखा। उसके बाद देख लीजिए सारागढ़ी में एक हजारों अफगानों से सिख भिड़े, 21 सिख भिड़े। बीबीसी ने आर्टिकल भी लिखा। देखिए भीमा कोरेगांव पे ये सब नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सारागढ़ी की महानता को देखिए कैसे महान विजय के रूप में बीबीसी भी आर्टिकल लिख रहा है। उसके बाद देखिए 21 सिख वर्सेस 10,000 अफगान, ये देख लीजिए। ये एक और आर्टिकल देख लीजिए, ये भी छपा हुआ है। इस तरह के भी महिमा मंडन इस सारागढ़ी के युद्ध के बारे में किए गए हैं। और देख लीजिए, हाँ ये देखिए सन ऑफ सरदार, ये भी बन चुकी है। इस तरह के भी डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब बनी हुई है, ये भी आप देखिए। मतलब किस स्तर पे इस सारागढ़ी के युद्ध का, लड़ाई का महिमा मंडन किया। डिस्कवरी ने देखिए 21 सरफरोश नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाकर सामने रखी हुई थी, डिस्कवरी पे चल चुकी है। ठीक, 21 सरफरोश, ये देखिए, ये सब चीजें। ठीक, तो और भी हैं, और भी बहुत सारी हैं। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि इन्होंने इस सारागढ़ी के युद्ध का इतना महिमा मंडन किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भीमा कोरेगांव की इस महान विजय को, जिसे अंग्रेज स्वयं विजय मानते हैं, और दोनों विजय, सारागढ़ी की लड़ाई भी सिखों ने अंग्रेजों के लिए लड़ी, और भीमा कोरेगांव की लड़ाई में भी जो लड़ाई लड़ रही है वो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए ही लड़ी जा रही है। लेकिन इतिहासकारों के दोहरे चरित्र हमें, दोहरे मापदंड यहाँ पे दिखाई देते हैं कि एक युद्ध को महान युद्ध के रूप में दिखाया जा रहा है और उस पर तमाम सारी फिल्में और तमाम सारी जनमानस में स्थापित करना है कि मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई लड़कर इस क्षेत्र को जीता है। ठीक, और दूसरा युद्ध जो है, लड़ाई जो है भीमा कोरेगांव की, वो ब्राह्मणों के विरुद्ध है, पेशवाओं के विरुद्ध है, जातिगत वर्चस्व के विरुद्ध भी है। ठीक, इसलिए उसे खलनायक के रूप में दिखाया जाता है कि देखिए अंग्रेजी राज की स्थापना में महारों ने योगदान दिया, ये देशद्रोही हैं। जबकि वास्तविक देशद्रोही वो ब्राह्मणवादी मानसिकता के पेशवा लोग थे, जो अंग्रेजों से कई बार समझौता कर चुके थे, कई बार पलट भी चुके थे। भीमा कोरेगांव से पहले भी वो अंग्रेजों से दोस्ती, यारी, समझौते, संधियां कर चुके थे। ठीक, वो वास्तविक देशद्रोही, वो देशद्रोही हैं जो अपने ही हिंदुओं को शुरू। चलिए, तो ये पूरा मामला है। अब इस पे हमारे कुछ बहुजन लेखक हैं, उन्होंने इस पे आर्टिकल भी लिखे,
मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं ताकि आपके सामने कुछ और मुद्दों पर प्रकाश पड़े कि ये पूरा दोहरा जो मापदंड है वो किस तरह से यहां पर रचा जाता है। ठीक है, चलिए, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और ये देखिए आपके पास थोड़ी सी देर में उपलब्ध हो। चलिए, चलिए, तो ये देखिए, ये आर्टिकल मैंने उठाया हुआ है और आर्टिकल है सारागढ़ी की लड़ाई वीरता का प्रतीक बन गई, लेकिन कोरेगांव की लड़ाई को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, ये आर्टिकल है और देखिए क्या बात है कि सारागढ़ी की लड़ाई और कोरेगांव भीमा की लड़ाई दोनों ने भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन केवल एक को ही मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्में बनी हुई। ठीक है, 2019 का आर्टिकल है, दिलीप मंडल जी ने लिखा था जब ये फिल्म चर्चाओं में थी और जब इससे कुछ समय पहले ही भीमा कोरेगांव के शौर्य दिवस मनाते समय तमाम सारे अम्बेडकराइट लोगों पे और बाकी लोगों पे हमला किया गया, ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा, हिंदुत्ववादी लोगों के द्वारा, और बाद में फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब उस संदर्भ में फिल्म है। आप अंदाज लगाइए कि एक तरफ शौर्य दिवस मनाते समय भीमा कोरेगांव के ये जो दिवस को याद करने के लिए भी शूद्रों को लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं अपनी ही विजय अभियान के लिए, ठीक, केवल जाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। तो दूसरी तरफ सारागढ़ी के युद्ध लड़ाई को महिमा मंडन करके बड़ा चढ़ाकर बड़े क्या बोलते हैं एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में एग्जैजुरेशन करके दिखाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये लेखक, ये देख लेते हैं अपन थोड़ा। देखिए, यहाँ दो लड़ाइयां हैं जो समय लगभग 80 साल के अंतर में है, 1700 किलोमीटर की लगभग है। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 और कोरेगांव भीमा की लड़ाई 1818 में, उसमें से केवल एक को अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म केसरी मिली हुई है। ठीक, इस तरह से बताते हैं। ठीक है, इन दोनों घटनाओं के बीच कुछ स्पष्ट समानताएं हैं। दोनों ही मामलों में भारतीय मूल के व्यक्ति अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। दोनों लड़ाइयां सारागढ़ी हो चाहे भीमा की हो। ठीक, भारत का विचार अभी तक नहीं बना था, इसलिए हम ब्रिटिश सेना का हिस्सा होने के कारण किसी को गद्दार नहीं कह सकते। ऑब्वियसली बात है ना, आप सिखों को गद्दार कहेंगे ना ब्राह्मणों को, रेजिमेंट वालों को गद्दार कहेंगे, तो महार कैसे गद्दार हो सकते हैं अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी तो थे ब्राह्मण रेजिमेंट में। ठीक, आगे देखिए, हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आइए कुछ तथ्य स्पष्ट करते हैं। आगे देखिए, कोरेगांव भीमा की लड़ाई 1 जनवरी 1818 महाराष्ट्र में पुणे के पास एक छोटे से गांव कोरेगांव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच हुई थी। कंपनी की टुकड़ी में कई दलित महार शामिल थे जिन्हें पेशवा अछूत मानते थे। यद्यपि पेशवा सेना संख्या कम थी, फिर भी कंपनी बटालियन की जीत हुई। इस लड़ाई ने भारत में पेशवा साम्राज्य के अंत की शुरुआत की। ठीक है, सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को वर्तमान पाकिस्तान में खैबर पख्तून की पहाड़ियों में सारागढ़ी किले में हुई। सारागढ़ी ब्रिटिश सेना की एक छोटी सी संचार चौकी थी जिस पर 36 सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक तैनात थे। किले पर बड़ी संख्या में पश्तून विद्रोहियों ने हमला किया क्योंकि वे चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाए। ठीक, लड़ाई सुबह शुरू हुई और शाम तक जारी रही और सभी ब्रिटिश सैनिक इसमें मारे गए। ठीक, महार और सिख दोनों ने बहादुरी और वीरता से लड़ाइयां लड़ी। ब्रिटिश सैन्य इतिहासकारों ने दोनों की बहादुरी की सराहना की। कोरेगांव में स्मारक पर शिलालेख इस लड़ाई की पूर्व में ब्रिटिश सेना की सबसे गौरवपूर्ण जीत के रूप में वर्णित करता है और सारागढ़ी में मौत से लड़ने वाले 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जैसा कि भारतीय सारागढ़ी पर आधारित अक्षय कुमार की केसरी को देखने और जश्न मनाने के लिए उमड़े थे, एक साल पहले हिंसा, यानी 2018 की बात कर रहे हैं, एक साल पहले हिंसा भड़क गई थी जब सैकड़ों दलित भीमा कोरेगांव में 200 साल पुराने होने का भीमा कोरेगांव की युद्ध का 200 साल पूरा होने के जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। तो आप अंदाज लगाइए दर्शकों, क्या दोहरे मानदंड है। सारागढ़ी पर बनी फिल्म के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग उत्सव मना सकते हैं, अक्षय कुमार ने उसे रोल किया, और भीमा कोरेगांव के 200 साल पूरे होने के
उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठे हुए क्या बोलते हैं शूद्रों को, बहुजनों पर सवर्णों ने हमले कर दिए। उनसे उनकी विजय और उनके उत्सव देखे नहीं जाते। ठीक है, ये बड़ा विचित्र है। 2018 के बाद में भी ये बड़ा विचित्र है, और आज के वर्तमान सरकार के दौर में ये सब हुए हैं तो बड़ा विचित्र सा है, क्योंकि ये सरकार एक दलित राष्ट्रपति बनाती है, एक एससी राष्ट्रपति बनाती है, कई राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाती है, और इसी सरकार के दौरान इसी सरकार से समर्थित लोगों ने भीमा कोरेगांव में उत्सव मना रहे दलितों पर हमले किए हुए थे। ठीक, तो अजीब सा ये दोहरा चरित्र इस समय बना हुआ है। आगे देखिए। हाँ, भीमा कोरेगांव में 200 साल पुराने होने पर जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। झड़प में कारों को जला दिया गया, पथराव किया गया, दलितों को गालियां दी गई। अधिकांश ने इसके पीछे के नैतिक कारण को नजरअंदाज करना चुना कि क्यों इतने सारे महार उच्च जाति के ब्राह्मण पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजों के साथ शामिल हुए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ना तो पेशवा और ना ही पश्तूनों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी क्षेत्रीय लड़ाइयां लड़ रहे थे। ठीक, तो यहां पे देखिए मंडल जी इसी बात का जवाब दे रहे हैं कि पेशवा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थोड़ी है, भारत के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। पेशवा लोग जो थे वो अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो पेशवा महान कैसे हो गए? ठीक, वो भी तो कौड़ी के लोग हैं, अपने छोटे से राज्य के लिए ही तो लड़ाइयां लड़ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। और सुविधाजनक होने पर अंग्रेजों के पक्ष में भी थे, तो ये पेशवा लोग जब चाहे अंग्रेजों के पक्ष में भी हो जाते थे। ठीक, अपने फायदे नुकसान देखकर। पेशवा और निजामों ने चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध सहित कई बार अंग्रेजों का पक्ष लिया, जिससे टीपू सुल्तान की सल्तनत समाप्त हो गई। इस युद्ध में उनकी मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों को भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर निकालने की आशा भी समाप्त हो गई। देखिए, संक्षिप्त में कोरेगांव और सारागढ़ी को भारतीय मूल के ब्रिटिश सैनिकों की वीरतापूर्ण लड़ाई की कहानी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इतिहास सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, ये इस बारे में है कि हम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, इसे लिखते हैं और इसे याद रखना चुनते हैं। इतिहास लेखन हमारे और हमारे पूर्वजों के द्वारा चुने गए राजनीतिक विकल्पों के बारे में है। जहां सारागढ़ी की लड़ाई वीरता और साहस का प्रतीक बन गई, वहीं कोरेगांव भीमा की लड़ाई अभी भी इतिहास में उसका हक नहीं मिला हुआ। ठीक है, आगे देखिए। सारागढ़ी के युद्ध पर कई किताबें लिखी गई, इस पर बॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। पंजाब सरकार ने उनकी याद में 12 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दर्शकों, इसे ध्यान रखिए, पंजाब सरकार ने 12 सितंबर को छुट्टी घोषित की है सारागढ़ी के लड़ाई के उपलक्ष्य में, लेकिन भीमा कोरेगांव के लिए उत्सव मनाने पर भी हिंसा झेलनी पड़ती है शूद्रों। ठीक, अंदाज लगाइए। ठीक, और हर साल ब्रिटिश सेना के सिख सैनिकों की याद में सारागढ़ी साहब गुरुद्वारे में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। सिख रेजिमेंट इस दिन को रेजिमेंट बैटल ऑनर डे के रूप में मनाती है। उन्हें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव के उत्सव को मनाते समय हिंसा झेलनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन कोरेगांव भीमा के बारे में क्या? समान इतिहास, महत्व और धैर्य की लड़ाई, कोई विस्तृत किताब नहीं, कोई बॉलीवुड लेने वाला नहीं। एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता ने इस लड़ाई पर एक फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन ये परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछले साल ब्रिटेन स्थित कुछ फिल्म निर्माताओं ने भीमा कोरेगांव पर एक फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन इस विषय में ज्यादा उत्साह नहीं जगाया गया। ठीक है, सारागढ़ी की लड़ाई का जश्न राज्य और मुख्यधारा के प्रेस के द्वारा मनाया जाता है, जबकि भीमा कोरेगांव का जश्न केवल दलितों के द्वारा मनाया जाता है, और विडंबना यह है कि ऐसा करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि भीमा कोरेगांव को उत्सव मनाते समय शूद्रों के ऊपर, बौद्धों के ऊपर हमले किए गए थे हिंदुत्ववादी गैंगों के द्वारा। ठीक, तो फिर इल्जाम में इतना अंतर क्यों है? तो फिर देखिए, इलाज में इतना अंतर क्यों है? इस द्वंद को समझने के लिए मेरे पास दो परिकल्पनाएं। एक, सारागढ़ी ब्रिटिश सेना के सिख सैनिकों और इस्लाम को मानने वाले पश्तूनों के बीच लड़ाई थी, इसीलिए ये हमारी मुख्य धारा की लोकप्रिय राष्ट्रवादी कथा के अनुकूल है। और इस व्याख्यान का सबसे चरम रूप यह है कि ऑरवेलियन भाषा में कुछ भी इस्लामिक बुरा है और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति
नायक है। ठीक है, तो ये दिलीप मंडल जी यहाँ पे ये क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिर्फ बात ये है कि ये जो सारागढ़ी की लड़ाई है मुसलमानों के विरुद्ध है और ये हिंदुत्ववादी एजेंडे को सूट करती है, इसलिए सरकार के दौर में इस पर फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्री बनी, इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। लेकिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई हिंदुत्व का जो कुरूप चेहरा है उसे उजागर कर देती है, ब्राह्मणवाद को उजागर कर देती है, इसलिए इस पर बात नहीं की जाती। दूसरा, कोरेगांव में अंग्रेजों की लड़ाई ब्राह्मण पेशवाओं के खिलाफ थी, जिन्हें मराठा राज्य को वास्तविक सत्ता से बेदखल कर दिया था और साम्राज्य पर नियंत्रण कर रहे थे। उनके खिलाफ लड़ रहे थे महार, जो पेशवा शासन के दौर में सबसे खराब तरह से मानव अधिकार उल्लंघन और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। उनके लिए ये अपने सम्मान और अधिकार को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई थी। यही कारण है कि बी.आर. अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को उस स्थान का दौरा किया। ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ दलितों के खड़े होने की कहानी को न केवल हिंदू राष्ट्रवादी बल्कि वामपंथी, उदारवादी, डेमोक्रेटिक भी समस्याग्रस्त मानते। तो इसे भी थोड़ा समझिए कि ये जो ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ दलितों का खड़ा होना, ये हिंदू राष्ट्रवादियों को तो खलता ही है, लेकिन ये वामपंथी और उदारवादी लिबरल, सूडो लिबरल्स, उन्हें भी खलता है। इस देश के जो लिबरल्स हैं, जो खुद को तथाकथित लिबरल्स सो कॉल्ड और वामपंथी हैं, जो किसी कहते हैं वो किसी जातवाद को नहीं मानते, समानता की बात करते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा खलता है कि इस देश के दलित ब्राह्मणवाद के खिलाफ सजग अवेयर हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और उसके विरुद्ध संगठित हो रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। इसलिए वो ऐसी किसी कहानियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ठीक, ये राष्ट्रवादी इतिहास की किताब में कोरेगांव भीमा को खामोश करने की व्याख्या कर सकता है। किसी को भी कोरेगांव भीमा की कहानी पसंद नहीं है, जैसा कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रहे कई अदालती मामलों से साबित होता है। ठीक है, भीमा कोरेगांव जैसे दलित दावों ने नरेंद्र मोदी सरकार को डरा दिया और सारागढ़ी की लड़ाई के विपरीत इसे मुख्य धारा के सिनेमा या ऐतिहासिक ग्रंथों के द्वारा निकट भविष्य में भी सराहा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, इन्होंने तब लिखा हुआ था उस समय। ठीक है, जब ये फिल्में आ रही थी और तब ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी था। ब्राह्मणवाद के दोगले चरित्र को दर्शाना, मीडिया फिल्मों के दोगले चरित्रों को दर्शाना और दोहरे मानदंडों को बताना कि कैसे इनके दोहरे चेहरे हैं। मामले एक ही हैं। अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए सिखों ने मुसलमानों को हराया तो महान हो गए। अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए शूद्र महारों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को चलाने वाले पेशवाओं को हराया तो वो गद्दार हो गए। ठीक, ये जो दोहरे चरित्र लगाए जाते हैं, इसी बात को उजागर करता हुआ ये आर्टिकल है और सारागढ़ी और कोरेगांव की इस घटना को बताता हुआ ये आर्टिकल है और वर्तमान दौर में किस तरह से एजेंडे पुश किए जा रहे हैं, किस तरह से झूठा इतिहास लोगों के सामने रखा जा रहा है, उसको उजागर करते हुए ये घटना है। हमने इसे अपने मूल्यांकन पर इसलिए लिया क्योंकि हम भारतीय सेना में जो जातिवादी व्यवस्था है उसको उजागर करने के लिए यहाँ पर सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें थे। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जातिवाद इस कदर हावी है कि सेना में शूद्रों की महानता की लड़ाइयों को चर्चाओं में नहीं लाया जाता, लेकिन सवर्णों की महानता की लड़ाइयों पर बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती। ठीक, तो ये जो अंतर है, जातिवादी मानसिकता से इतिहास को दर्शाने का अंतर है, उसे बताने का प्रयास हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है। इसके बाद देखिए हम एक और थोड़े से विवादास्पद आर्टिकल की तरफ चलेंगे। ये आर्टिकल जब आया था तब भी विवाद में रहा था, आज भी विवाद में है और लिखने वाला व्यक्ति तो बड़ा बड़ा महान व्यक्ति है, पर वो जो बात कह रहा है वो थोड़ी अलग किस्म की बात है। ठीक है, उसे थोड़े समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए, तो हमने दिलीप मंडल जी का आर्टिकल को यहाँ पे लिया हुआ था। उसके बाद देखिए आनंद तेल तुमड़े जो हैं, ये कौन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये अगर आप 10 बड़े दलित शूद्र कार्यकर्ता लोगे, लेखक रहोगे, चिंतक विचारक रहोगे, तो उसमें से बेहतरीन व्यक्ति हैं प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े और अंबेडकर परिवार के दामाद भी हैं, ये भी आपको पता होगा, इतनी जानकारियां तो आपको होंगी। ठीक, चलिए फिर भी मैं थोड़ी सी मोटी जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक, और भीमा कोरेगांव केस में इन्हें जेल में रखा गया। 2022 में इन्हें फिर जमानत बड़ी मुश्किलों से मिली हुई थी। ठीक,
चलिए ये क्या कह रहे हैं और इनका विवादास्पद आर्टिकल क्या है इसी कोरेगांव की घटना को लेकर, देखिए। तो देखिए आनंद तेल तुंबड़े, देखिए ये विद्वान, लेखक, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, गोवा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं, ठीक है। उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है, दलितों के अधिकार की वकालत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे समय से आलोचक रहे हैं और उन सरकार की आलोचना अन्य कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों के साथ 2020 में जेल में डाल दिया गया था। 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और उनकी अग्रिम जमानत, ये सब मामला है। 2022 में इन्हें बड़ी मुश्किलों से जमानत मिली थी। ये केस अभी भी चल रहा है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। आनंद तेल तुंबड़े हैं, इनका विवाह देखिए रमा तेल तुंबड़े से हुआ है, जो कि बी आर अम्बेडकर की पड़पोती हैं, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की पोती हैं, सॉरी। तो ये अम्बेडकर परिवार से संबंधित हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। और 1973 में देखिए विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उच्च स्तर के ख्याति प्राप्त और काफी अत्यधिक सुशिक्षित व्यक्ति हैं आनंद तेल तुंबड़े, ठीक। अब देखिए दर्शकों, ये मामला क्या था। द वायर में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2018 में। भीमा कोरेगांव का मिथक उन पहचानों को पुष्ट करता है जिससे आगे निकलना चाहिए। आनंद तेल तुंबड़े 2018 में भीमा कोरेगांव पर इन्होंने लिखा हुआ था। और ये जो आर्टिकल है आनंद तेल तुंबड़े का, ये काफी विवाद में रहा। कुछ लोगों ने कहा ये भीमा कोरेगांव के युद्ध की महानता को कम करने की बात कह रहे हैं या उससे परे जाने की बात कह रहे हैं, ठीक, ये सब बातें। तो ये आर्टिकल जो था वो इस तरह से शुरू होता है कि हिंदू ताकतों से लड़ने के संकल्प निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए मिथक बेहद प्रतिकूल हो सकते, ठीक। तो ये पूरा आर्टिकल है आनंद तेल तुंबड़े का। और आनंद तेल तुंबड़े मोटे मोटे तौर पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सा आर्टिकल है, मैं वहां टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक। और आनंद तेल तुंबड़े यहाँ पर एक चीज बताते हुए देख रहे हैं, जो सार है इस आर्टिकल का, थोड़ा सा मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ, ठीक। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल था ये तब से भी विवाद में था, अभी भी विवाद में है। कई लोग इसको लेकर आनंद तेल तुंबड़े की आलोचना भी करते हैं। लेकिन आनंद तेल तुंबड़े कह क्या रहे हैं? आनंद तेल तुंबड़े मोटे मोटे तौर पर एक बात यहां पर बता रहे हैं इस आर्टिकल के माध्यम से कि इस देश के शूद्रों को, SC ST OBC वर्ग जो है, ठीक है, उन्हें मिथकों की राजनीति से अब बाहर निकलना चाहिए। इसे थोड़ा समझिए। आनंद तेल तुंबड़े इस आर्टिकल के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि केवल क्या बोलते हैं, अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास को याद करके शूद्र जातिवाद से लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। इसे भी समझिए, ठीक। आप कितने भी महान अतीत रखते हो, आपके शुरुआती वंशज कितने बड़े राजा रजवाड़े रहे हो, महान रहे हो, कुछ भी रहे हो, वो कहते हैं केवल उसमें रहकर, अतीत की गौरवपूर्ण इतिहास और महानता में रहकर आप वर्तमान की समस्याओं से चुनौतियां नहीं ले सकते, उनसे बाहर नहीं निकल सकते। ये इनका कहने का प्रयास है, ठीक है। तेल तुंबड़े कहते हैं कि भाई वर्तमान के जातिवाद को आपको वर्तमान दौर में चल रही तौर तरीके और व्यवस्था से ही काटना पड़ेगा। ये इनके सार बनता है इनके इस घटना आर्टिकल का, ठीक। ये कहने का प्रयास है, ठीक, ये भी है। और अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो आनंद तेल तुंबड़े के इस आर्टिकल से हमें यह भी समझ में आया कि एक बात समझिए कि केवल महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां मनाकर आप इस अम्बेडकराइट आंदोलन को, जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन को कहीं नहीं ले जाने वाले। थोड़ा कठोर है लेकिन ये बड़ा सच है कि केवल जयंती और पुण्यतिथियों से यह आंदोलन कहीं नहीं जाने वाला, ना कोई बहुजन एकता बनने वाली। ये काम तो ब्राह्मण भी लोग भी करते हैं, जयंती और पुण्यतिथि मनाते, ठीक। आपको इससे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। आनंद तेल तुंबड़े का कहने का मतलब ये समझ में आता है इस आर्टिकल से। इससे भी आगे बढ़िए, ठीक। अतीत की महान प्रतीकों से ऊपर निकल कर आइए, वर्तमान की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। आज देश के शूद्रों को क्या चाहिए? अतीत की महान विजय और अतीत की महानता के दौर में आप आज से 1000-2000 साल पहले क्या थे, कितने महान थे, किस धर्म को मानते थे, क्या नहीं मानते थे, इन सब में समय बर्बाद कर कर आप कहीं नहीं जाने वाले। वर्तमान जातिवाद से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला। वर्तमान जातिवाद को वर्तमान तौर तरीकों से काटना पड़ेगा।
आज शूद्रों की जरूरत क्या है? उनके संवैधानिक हक अधिकार उन्हें मिले, ये जरूरत है। आज शूद्रों की जरूरत शिक्षा की है, वो जागरूक हों, शिक्षित हों और ये समझें कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय क्या है, ना खुद भेदभाव करें और ना भेदभाव सहें। आज शूद्रों की समस्या रोजगार की है, तकनीकी कौशल की है। वो रोजगार, तकनीकी कौशल उन्हें मिल जाए और वो रोजगार हासिल करें ताकि उनके जीवन में आर्थिक उन्नति आए और आर्थिक उन्नति से वो सामाजिक उन्नति तक के रास्ते को तय कर सके, इसकी जरूरत है। आज शूद्रों की समस्या तकनीकी कौशल हासिल करने की। आप 2024 में हैं और 2024 का एक सत्य ये है कि जो भी तकनीक पर कब्जा कर लेगा वही इस समाज पर शासन करेगा। ये कैसे समझिए? टेक्नोलॉजी, वी आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो शूद्रों को इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पर अपने अधिकार, वर्चस्व और इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की जरूरत है, ना कि अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास पर पलायनवादी तरीके से महानताओं में सो जाने और खो जाने की जरूरत है। आप कितने भी घंटे बिताइए, अतीत में आप ये थे, अतीत में महान थे, फलाना ढिकाना, इससे आप वर्तमान की कोई समस्या का निदान नहीं करने वाले। हाँ, इतिहास जानना जरूरी है, हर व्यक्ति को अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इतिहास जानने के बाद इतिहास में डूबा नहीं रहना है, इतिहास को जानकर वर्तमान में उन गलतियों को नहीं दोहराना है, इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। ठीक है, ये आर्टिकल ये कहता हुआ हमें दिखाई देता है कुछ लोग जो कि गहरे क्या बोलते हैं, विश्लेषणात्मक क्षमताएं नहीं रखते, जो इस आर्टिकल को पढ़ के ये समझते हैं कि ये भीमा कोरेगांव के विरुद्ध लिखा गया आर्टिकल है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमताएं ना हो तो कृपया आनंद तेलतुंबड़े और बाकी के प्रेगमेटिक जो बहुजन लेखक हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, या तो आप उतनी गहनता दर्ज कर लीजिए कि इनके कहने का सार को समझें, आपके अंदर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो, आप इतने तार्किक रैशनल हो कि आप लकीर पर चलने की बजाय नए तौर तरीके बनाने वाले लोगों के साथ में खड़े हो सके। आनंद तेलतुंबड़े वो व्यक्ति हैं जो नए तौर तरीके स्थापित करने की बात कह रहे हैं, बजाय खींची खिंचाई लकीरों पर चलने के। उन लकीरों पर चलने से कुछ ज्यादा हासिल आपको होगा नहीं, क्योंकि अब तौर तरीके, दौर, दुनिया बदल गई, जातिवाद भी अब बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। तो पुराने हथियारों से इस नए जातिवाद को आप नहीं काट सकते, आपको नए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल आनंद तेलतुंबड़े का काफी चर्चा विवाद में रहा, दोनों में रहा, इसमें काफी विवाद भी है, क्योंकि आनंद तेलतुंबड़े आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पुराने तौर तरीके से ऊपर उठिए, पुरानी अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास को खोजने की बजाय वर्तमान में चल रही समस्याओं पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में नए जातिवाद का आप सामना कैसे करोगे, उसके लिए शूद्रों को कैसे तैयार करोगे, तकनीक, शिक्षा, कौशल, आर्थिक समस्याएं, इन सब पर ध्यान फोकस करिए, उससे शूद्रों के भले होने वाले हैं। परलोक परायणता, अतीत के दौर में जीना और वर्तमान से विमुख होना, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ये आर्टिकल ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दर्शकों ये आर्टिकल मैं सिर्फ इसलिए लाया कि कंपैरेटिवली एनालिसिस भी आपके सामने रहे, कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी मानसिकता को तुष्ट करने वाले लेखकों की बातों को पढ़ते रहें और खुश होते रहें। हमें उन आलोचकों को भी पढ़ना चाहिए जो कि हमें नए किस्म के विचार देते हैं। ठीक है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए, और उन्हें भी पढ़ना चाहिए जो आज के दौर में समस्याओं के निदान के नए तौर तरीकों पर बात कहते हैं, और जो रेट्रोस्पेक्शन, पुनः मूल्यांकन, खुद को फिर से जांचना, ऐसा तो नहीं है हम झूठे इतिहास की महानता में जी रहे हैं और अतीत में हम ये थे, अतीत में वो थे, बस उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन उससे हम आगे तो बढ़ ही नहीं रहे। तो अगर कोई इतिहासकार, अगर कोई लेखक, कोई बहुजन लेखक हमें जगा रहा है, अतीत की नींद से जगा रहा है, तो हमें उसे पढ़ना चाहिए, खारिज नहीं करना चाहिए, हमें उसे पढ़ना चाहिए और उसमें से बेहतर तत्वों को अपना लेना चाहिए। ठीक, तो ये विवादास्पद आर्टिकल था आनंद तेलतुंबड़े का, मैं वहां पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आनंद तेलतुंबड़े की कई बातों से आप सहमत ना हो, हमारे कई महापुरुषों के विचारों के विरुद्ध जाती हूं, क्योंकि महापुरुषों के विचार आज से 150 साल पुराने थे। आनंद तेलतुंबड़े आज के दौर के विचार दे रहे हैं, आज के दौर की स्थितियों पे दे रहे हैं।
आपको थोड़ी से असुविधाजनक ये आर्टिकल लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप पढ़िए जरूर, सिर्फ इसलिए खारिज मत करिए क्योंकि आपकी परंपरागत विचारों के विरुद्ध है। ये नए प्रेगमेटिक, नए तरह की विचारधारा वाले जो लोग हैं, ये आपको एक नए किस्म के दृष्टिकोण को देंगे। इस नए जातिवाद से लड़ने के लिए नए तौर तरीके, नए हथियार, नए औजार विकसित करने पड़ेंगे। और आज की दौर में आज की समस्याओं के निदान कैसे करनी है, आपको इस पे चिंता भी करनी पड़ेगी। ठीक, ये सब बताता हुआ ये आर्टिकल है, विवादों में है, चर्चाओं में है, खूब आलोचना हुई, खूब समीक्षा हुई, सब कुछ हुआ। मैंने आपको एक मर्म बताया, मैंने एक सार बताया, मैंने इस आर्टिकल का एक लब्बो लुबाब आपके सामने रखा। बड़ा लंबा सा है, आप जाकर 2 बार खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां पे टेलीग्राम पे। ठीक, लेकिन इतना जरूर है कि ठीक है, आनंद तेलतुंबड़े की विचारधारा जो भी हो, पर वो प्रेगमेटिक व्यक्ति हैं, वो आपको एक नया विचार दे रहे हैं। वो बहुजनों के भविष्य के कल्याण के बारे में कुछ नए तौर तरीके बता रहे हैं। ठीक, और आपको इन चीज को तो मानना ही पड़ेगा कि अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास में डूबे रहकर हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। आज जो हमारे सामने खतरे हैं, साम्राज्यवाद के खतरे हैं, फांसीवाद के खतरे हैं, तानाशाही के खतरे हैं, और ये नए किस्म का जातिवाद है। ये नए किस्म का जातिवाद मतलब सारागढ़ी की घटना तो महान है, लेकिन कोरेगांव की घटना महान नहीं है। ये नए किस्म का जातिवाद। ठीक, इस दोहरे मानदंड वाले जातिवाद को हम कैसे इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक, कैसे इसे समझेंगे, तो इसे थोड़ा समझिए। ठीक, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो आप कुछ भी आरोप लगाइए, कुछ भी बात कह दीजिए, लेकिन जो भी बहुजनों की तरफ से कोई बात लिखता है उसे पढ़ना जरूर चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं कि केवल खारिज मत कर दीजिए किसी को कुछ भी कहकर। आप में से कई सारे लिख रहे हैं कि वो क्या अम्बेडकर विरोधी हैं, कम्युनिस्ट हैं, फलाना है, ढिकाना है। मुद्दा ये है ही नहीं कि कौन क्या है। ठीक, इसी भीमा कोरेगांव केस में वो जेल में गए हैं, इसी भीमा कोरेगांव केस में। ठीक, और अगर वो सरकार के पक्ष में होते तो जेल में ना होते, और उन्हें बहुजनों के लिए कुछ किया ना होता तो भी जेल में ना होते। ठीक, हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली ये सरकार उनसे डरती इतनी ज्यादा है। ठीक, इसे थोड़ा समझिए। तो ये ब्राह्मणवादी लोगों की बताई गई भाषा और बातों को मत करिए। ठीक, ना तो वो अंबेडकर विरोधी हैं, और कम्युनिस्ट वगैरह कह देना, ये सब बातें अलग होती हैं, इनका कोई सार नहीं होता। मैं सिर्फ एक चीज देता हूं, कौन बहुजनों के हितों के लिए खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, जेल तक जा रहा है। ठीक, हमें इससे मतलब है। ब्राह्मणवादी मीडिया क्या कहती है, किसे वो कम्युनिस्ट कह देती है, किसे अंबेडकर विरोधी कह देती है, वो मैं नहीं लेता। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी आरोप को महत्व नहीं देता। मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि क्या कोई लेखक अपने विचारों में आपको आगे बढ़ने की कोई बात कह रहा है। मैंने पहले भी कहा था, ये विवादास्पद आर्टिकल है, बहुत ज्यादा विवाद में रहा ये। ठीक, और इससे ऐसा लग सकता है कि ये अम्बेडकराइट विचारधारा के विरुद्ध बात कह रहे हैं, पर मैंने आपको समझाया कि वो ऐसा नहीं है। वो आपको भविष्य के नए तौर तरीकों को अपनाने के लिए कह रहे हैं। अन्यथा तो जीवन पड़ा हुआ है। ब्राह्मणों की तरह आप भी पुण्यतिथि, जयंतियां मनाते रहिए हर सैटरडे, शनिवार, सोमवार को। और गौरवपूर्ण इतिहास में कि अतीत में आप इतिहास में महान थे, आपके इतने बड़े राजा थे, आपकी जात के लोग भी राजा रजवाड़े हुआ करते थे, और इन्होंने आकर सब खराब कर दिया, उन्होंने आकर सब खराब कर दिया। इसमें फंसे रहिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे आप कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, आप इससे कहीं नहीं जा रहे। आपको इस पलायनवाद से और इस परलोक परायणता से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के जातिवाद को समझना पड़ेगा, और आज शूद्रों की आवश्यकताएं क्या हैं इसे समझना पड़ेगा। 2000 साल पहले शूद्रों की आवश्यकता क्या थी, 1000 साल पहले क्या थी, 100 साल पहले क्या थी, और आज क्या है, इसमें अंतर है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अम्बेडकराइट मूवमेंट से ज्यादा SC ST OBC वर्ग के लोग जुड़े, तो उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर इस मूवमेंट को अब आपको नए तौर तरीकों पर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो पुरानी बातें कर लोग आपसे जुड़ नहीं रहे ना सर, इसे थोड़ा समझिए। वही सब पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें आप कर रहे हो, वो तब चलती थी, अब लोग आपसे जुड़ नहीं रहे ना, उल्टा वो ब्राह्मणवाद की तरफ आकर्षित हो रहे। तो आपको अब जातिवाद के इस नए मुखौटे को उजागर करना पड़ेगा। SC ST OBC वर्ग की समस्याओं को पहचानना पड़ेगा, उन समस्याओं के निदान के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनकी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, उनके नायक के रूप में खुद को स्थापित करना पड़ेगा, और उन्हें वो देना पड़ेगा 2024 में उनकी जरूरतों को पूरा करता है, तो लोग आपसे जुड़ेंगे
और आपके आंदोलन में भाग लेंगे और इस पूरे वर्ग का भला भी तब हो पाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसे समझिए। तो मैंने जानबूझकर ये आनंद तेलतुंबड़े के आर्टिकल को यहाँ पे रखा, केवल इसलिए कि आपके पास फूड फॉर माइंड कुछ डिफरेंट तो हो। आप एक ही एक लाइन में गोल चक्कर में घूमते जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग भी पढ़ा करें, डिफरेंट भी पढ़िए। भले ही मत पसंद करिए भाई, आपको आनंद तेलतुंबड़े पसंद नहीं, बिल्कुल मत पसंद करिए। मैं ये कह ही नहीं रहा कि पसंद करिए, इनके समर्थन करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई वेराइटी ऑफ थॉट्स, जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई विविधतापूर्ण लोगों को पढ़ोगे उतना आपका व्यक्तित्व विकसित होगा और उतने बेहतर विचार आपके पास होंगे। ठीक, एक से विचारों में घूमते रहोगे तो आपके पास कुछ नयापन नहीं आएगा और आप प्रैग्मेटिक भी नहीं हो पाओगे। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो प्रैग्मेटिक थे। ठीक, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता था कि पहले कौन क्या कह गया, अब कौन क्या कह गया, किस महापुरुष ने क्या बोला। डॉक्टर अंबेडकर इसकी चिंता ही नहीं करते थे। उन्हें किस चीज से बहुजनों के लाभ हो रहे हैं उस समय जब वो थे, वो बस वही करते थे और उन्हें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता था कौन क्या कहता है। तो बहुजनों के लाभों को ध्यान में रखकर हमें डॉक्टर अंबेडकर की इस प्रैग्मेटिक विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यह भी समझना पड़ेगा कि इस देश के बहुजनों को क्या चाहिए। आपके आंदोलन, आपके मूवमेंट और आपके तौर तरीके अगर उसके हिसाब से डिजाइन हो जाएंगे तो आप इस आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ पर ले जा पाओ, इस अम्बेडकराइट आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ दे पाओ। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने रखा और अगर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हों, कोई परेशानी नहीं है। आपको मैंने फिर भी कहा वैरायटी ऑफ थॉट्स आपको पढ़नी चाहिए, ये अच्छा है आपके व्यक्तित्व विकास के लिए। भले ही आप उससे सहमत ना हो, खारिज कर दें, फिर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वैरायटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी हैं। सिर्फ एक सी विचारधारा से आप कहीं आगे नहीं जाएंगे। आपको अपनी विचारधारा को नयापन लाना, एनरिच करना, उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट बनाने के लिए कई और थॉट्स भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये मैंने आपके सामने रखी। इन दोनों को ग्रहण करिए, देखिए हमारी समस्या क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं और जो हम कर रहे हैं इससे सच में क्या इन लॉन्ग, अगर हम बड़े परिदृश्य में देखें, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो क्या इससे लाभ होने वाला है। दीज आर द क्वेश्चंस। ये प्रश्न है जिनके जवाब ढूंढने और आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, मुझसे मत करिए। मैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ थॉट रखता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं डिसीजन नहीं देता, वो मेरा काम भी नहीं। मैं आपके सामने तरह तरह के लोगों के, बहुजन चिंतक, विचारक, भले ही वो एक दूसरे से विरुद्ध भी हों, उनके विचार आपके सामने रखता हूं, वैरायटी ऑफ थॉट रखता हूं ताकि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा बेटर तरीके से डेवलप हो और आप खुद ज्यादा बेहतर तरीके से सोचना सीख पाए। डिसीजन देना मेरा काम है भी नहीं, निर्णय मैं नहीं सुनाता, वो आपको तय करिए, पढ़कर, सुनकर, समझकर आप खुद तय करिए। आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करिए, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए, कोई परेशानी इसमें नहीं। ठीक है, चलिए ठीक। तो ये आज का प्रेजेंटेशन है, ये नए दौर के जातिवाद को उजागर करता हुआ प्रेजेंटेशन था। आज के दौर में जातिवाद पर मैं आगे और भी स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि आज के दौर में जातिवाद है या नहीं इसे बताने के लिए हम अक्सर धर्म ग्रंथों के सहारा लेते हैं। हम कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है, फलाने में ये लिखा है, ढिकाने में लिखा है, और वो ब्राह्मणवादी लोग कह देते हैं इसे अब कौन मानता है, हम तो मानते ही नहीं। और ऐसे करके बहुजनों को उल्लू बनाने में वो सफल हो जाते हैं। तो अब आपको अपने ये जो फ्रेमवर्क है इसमें थोड़े से अपडेट करने पड़ेंगे। आज के दौर के जातिवाद कहाँ होता है, जैसे सारागढ़ी और कोरेगांव की लड़ाई का एक उदाहरण है, इन सबको हमें ढूंढना पड़ेगा और इस नए दौर के जातिवाद के चरित्र और चेहरे मोहरों को उजागर करके हमें लोगों के सामने रखना पड़ेगा, ताकि उन्हें समझ में आए कि जातिवाद आज भी हो रहा है, बदस्तूर हो रहा है, बड़ा गहन हो रहा है। ठीक है, इंडिया को रिपब्लिक ऑफ कास्टिज्म कहा गया। ठीक है, किताब है तेलतुंबड़े की, वो कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कास्टिज्म है, जातिवाद का गणतंत्र बन गया है इंडिया। ठीक, आज कई गुना ज्यादा जातिवाद। तो ये सच्चाई है और उन चीजों को आपको ढूंढ कर उजागर करके सामने रखना पड़ेगा ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव कर सकें। ठीक, दिस इज व्हाट इट इज, यही है। तभी आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने विचारों से सहमत कर पाओगे, और नहीं तो अतीत की परलोक परायणता, अतीत के इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास में महानता में डूबे रहिए, या उनके अतीत के इतिहास को दिखाकर कुछ भी करते रहिए। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, नए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, नए रास्ते, नई लकीरें और नए
क्या बोलते हैं हथियार औजार विकसित करने पड़े। ठीक, तभी इस बहुजन मूवमेंट को हम किसी नए मुकाम तक ले जा पाएंगे। ठीक है, तो दर्शकों ये थोड़ा सा लंबा इसका क्या बोलते हैं कंक्लूजन है, पर थोड़े से मामले इसी प्रकार के हैं, क्योंकि जब हम कोई बड़े इंटेंस सी चीज पढ़ते हैं तो उसे समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़े ज्यादा सा प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक, और ये थोड़ा अलग किस्म का विश्लेषण हो गया आज, और परंपराओं से हटके भी हो गया, लेकिन जरूरी है आपको नए रास्ते, नए लाइनों से और नए तौर तरीकों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए ये आज का प्रेजेंटेशन है और मैं इसे समाप्त करता हूं, और जो लोग चाहें वो यहाँ से आकर